हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस जिससे हमें किसी भी बात का पता चलता है। इंग्लिश में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम टेंस सीखेंगे। टेंस का मतलब होता है ताल। ताल का मतलब होता है समय से, और इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आएगा। मान लो ये तीनों पापा लोग हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके 4 पार्ट होते हैं। और मान लो ये बेटा लोग हैं, मान लो ये बेटा लोग हैं, मैंने लिख भी रखा है। आगे चलते हैं। तो जैसे अभी हमने सीखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वो सारे पापा लोग थे, और इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस वो चारों बेटा लोग थे। किसी भी सेंटेंस के पीछे है आ जाए तो वो प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर, किसी भी सेंटेंस के पीछे है आ जाए तो हमें वो प्रेजेंट समझना है। दुनिया की किसी भी बात में सेंटेंस का मतलब होता है बात या वाक्य। तो है आ जाए तो प्रेजेंट समझना है, था आ जाए तो पास्ट समझना है, दा आ जाए तो फ्यूचर समझना है। इंडेफिनिट ता, ती, ते होता है। कंटिन्यूस रहा, रही, रहे होता है। परफेक्ट चुका, चुकी, चुकी होता है। इनमें ये मात्रा ऐड कर देनी है। जैसे ता में आ की मात्रा ता, ई की मात्रा ती, ए की मात्रा ते। कंटिन्यूस में रहा में आ की मात्रा ऐड कर दी रहा, ई की मात्रा रही, ए की मात्रा रहे। तो ये क्या हो गया, रहा, रही, रहे। और ये क्या है, चुका, चुकी, चुके। इसी तरीके से दुनिया में किसी भी सेंटेंस में दा, गी, गे या होगा, होगी, होगी आ जाए, जब कभी लास्ट में, तो हमें फ्यूचर समझना है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए मैंने बताया था जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं वो पापा लोग हैं, और जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट हैं वो बेटा लोग हैं। मान लो किसी सेंटेंस के पीछे ता है आता है, तो है से हमें क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट। तो पहले पापा का नाम लेंगे, और ता से हमें क्या पता चल रहा है, इंडेफिनिट, फिर बेटे का नाम लेंगे। तो किसी सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के पीछे ता है आता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। मान लो रहा है आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस समझेंगे। है से हमें प्रेजेंट पता चल रहा है, रहा से कंटिन्यूस। चुका आ जाए तो चुका से हमें क्या समझना है से प्रेजेंट, और चुका से परफेक्ट। ता, था आ जाए, था से क्या समझना है, पास्ट, और ता से इंडेफिनिट, पास्ट, इंडेफिनिट। रहा था से क्या समझना है, पास्ट, और रहा से कंटिन्यूस। चुका था से क्या समझना है, पास्ट, चुका से क्या समझना है, परफेक्ट। मान लो किसी सेंटेंस में द आ जाए लास्ट में, तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट समझना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मान लीजिए रहा होदा आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस, होदा से फ्यूचर और रहा से कंटिन्यूस। इंडेफिनिट मतलब ता होता है, इंडेफिनिट मतलब ता होता है, कंटिन्यूस मतलब रहा होता है, और परफेक्ट मतलब चुका होता है। इन 3 वर्डों को आपको बहुत बार लर्न करना है। प्रेजेंट मतलब है होता है, पास्ट मतलब था होता है, फ्यूचर मतलब दा होता है, इंडेफिनिट मतलब ता होता है, कंटिन्यूस मतलब रहा होता है, परफेक्ट मतलब चुका होता है। ये 3 वर्ड आपको अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस छोड़ रखी है। ता, हूँ से क्या पता चल रहा है, हूँ से पहले बताओ, हूँ से प्रेजेंट, और ता से इंडेफिनिट, था से पास, रही से कंटिन्यूस। तो पास कंटिन्यूस, चुके हैं से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट, और चुके से परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, होगी से फ्यूचर, और रही से कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, होंगे से फ्यूचर, और चुके से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। रहे थे पास्ट, बताओ बताओ, पास, था से पास, और रहे से कंटिन्यूस, तो पास कंटिन्यूस। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट आपके बहुत सारे बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे आप इन चीज़ों को समझोगे तो। शुरू से एक एक चीज़ समझो, मैं सारी चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जिससे हमें टेंस का पता चले। इस लाइन को बार बार रिपीट करेंगे, जिससे हमें टेंस का पता चले, जिससे हमें टेंस का
पता चले, जिससे हमें टेंस का पता चले, जिससे हमें टेंस का पता चले। तो देखो हिंदी में जैसे ता है से प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है से प्रेजेंट कंटिन्यूस, चुका है से प्रेजेंट परफेक्ट, ता था से पास्ट इंडेफिनिट, रहा था से पास्ट कंटिन्यूस, चुका था से पास्ट परफेक्ट, दा से फ्यूचर इंडेफिनिट, रहा होगा से फ्यूचर कंटिन्यूस, चुका होगा से फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास इंग्लिश में भी है। मान लो किसी सेंटेंस में हिंदी में ये वर्ड हो लास्ट में, तो हमें उनका नाम पता चल जाएगा, उनका टेंस पता चल जाएगा। जैसे ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, ता था पास्ट इंडेफिनिट, रहा था पास्ट कंटिन्यूस, चुका था पास्ट परफेक्ट, दा से फ्यूचर इंडेफिनिट, रहा होगा से फ्यूचर कंटिन्यूस, चुका होगा से फ्यूचर परफेक्ट। इंग्लिश में इन्हीं शब्दों के लिए डू डज आता है। जैसे डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी में ये होगा तो उसके लिए इंग्लिश में हमें इन शब्दों को लगाना पड़ेगा, मतलब इन हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। इसे इन शब्दों को इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इन शब्दों को हिंदी की हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर पास्ट कंटिन्यूस, हैड पास्ट परफेक्ट, विल फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर पास्ट कंटिन्यूस, हैड पास्ट परफेक्ट, विल फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट। दीज हेल्पिंग वर्ब आर वेरी इंपॉर्टेंट. Without these helping verb you can't speak English. You are facing problem always. So firstly I recommended you please learn this word meaning and remember also. अब indefinite V1 समझना है, कंटिन्यूस V4 समझना है, परफेक्ट V3 समझना है। आप कहोगे सर अभी तो आपने ता बताया था, रहा बताया था, चुका भी बताया था। अब मैं बता रहा हूँ इनडेफिनिट मतलब V1 समझना है, कंटिन्यूस मतलब V4 समझना है, परफेक्ट मतलब V3 समझना है। बोलेंगे मेरे साथ, इनडेफिनिट मतलब V1, कंटिन्यूस मतलब V4, परफेक्ट मतलब V3। इनडेफिनिट मतलब V1, कंटिन्यूस मतलब V4, परफेक्ट मतलब V3। इनडेफिनिट मतलब V1, कंटिन्यूस मतलब V4, परफेक्ट मतलब V3। इनडेफिनिट मतलब V1, कंटिन्यूस मतलब V4, परफेक्ट मतलब V3। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ ता तो आता ही है, अब ता के बदले हमें V1 भी याद रखना है। कंटिन्यूस में रहा तो आता ही है मगर V4 भी याद रखना है। परफेक्ट में चुका तो आता ही है मगर V3 भी याद करता है। अब ये जो V1 है, V4 है, ये V3, ये सब क्या है? ये सब वर्ब हैं कि किस शब्द के साथ कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सब में फोर्थ फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सब में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैंने इंडेफिनिट को ही फर्स्ट फॉर्म बोल दिया, कंटिन्यूस को मैंने फोर्थ फॉर्म बोल दिया और परफेक्ट को मैंने थर्ड फॉर्म बोल दिया। अब भैया ये V1, V4, V3 होती कितनी है? V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V4 होती है, V5 होती है। मतलब गो फर्स्ट फॉर्म होता है, V2 वेंट सेकंड फॉर्म होता है, V3 गॉन थर्ड फॉर्म होता है, V4 गोइंग फोर्थ फॉर्म होता है, V5 गोज फिफ्थ फॉर्म होता है। पर अभी हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें ज़रूरत है V1 की और V4 की और V3 की। V1 V4 V3, V1 V4 V3, और इसे हम शॉर्ट में 143 मतलब 143, 143 भी कह सकते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 143, जिसे मैंने शॉर्ट में ICP भी बोल सकता हूँ। जैसे I से इंडेफिनिट हो गया और C से कंटिन्यूस हो गया और P से परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैंने प्रेजेंट बोला था, हैल आता है, पास्ट थाल आता है, फ्यूचर दाल आता है। इस तरीके से इसे हम P से, यहाँ से हमने P ले लिया तो प्रेजेंट है, P यहाँ से ले लिया पास्ट है, F यहाँ से ले लिया तो फ्यूचर है, PPF बोल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म और लिख रखी थी, जैसे ईट, एट, ईटिंग, ईटन, ईटिंग, ईट्स। अभी सिर्फ हमें फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है, और फोर्थ फॉर्म बनाना बहुत आसान है। बस फर्स्ट फॉर्म में ING आप ऐड कर दो, आपकी फोर्थ फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी। पर अब हमें ज़रूरत है किसकी? 143। इसका मतलब है 143।
ये भी कह सकते हैं, मतलब इसे आईसीपी बोल सकते हैं और उसे पीपीएफ बोल सकते हैं। बोलेंगे मेरे साथ, पीपीएफ 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 पीपीएफ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और इसे बोलेंगे आईसीपी 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 आईसीपी, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट। यहाँ गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई है, 2 हो गया है, बट ये 4 लाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ना का मतलब ये है कि ये वाली वर्ड, मतलब ये वाला वर्ब हमेशा ना लाता है, और ना को हम हटा करके ता, रहा, चुका जोड़ते हैं, और उस हिसाब से फिर इनमें से हम वर्डों को सेलेक्ट करके लगाते हैं। मतलब इंडेफिनिट हुआ तो V1, कंटिन्यूस हुआ तो V4, और परफेक्ट हुआ तो V3। चलते हैं आगे। वैसे तो दुनिया में हजारों करोड़ों बातें हैं, वैसे तो दुनिया में हजारों करोड़ों बातें हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि उनको बनाया कितने तरीके से जाता है। तो उनका जो बनाने का तरीका होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 टाइप होता है, जिसे हम समझने वाले हैं। जैसे बातें, बातों तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं, मगर मैं इसे सिंपल भाषा में बातें बोलता हूँ। किताब की नज़र से सेंटेंस भी कह सकते हैं। वैसे तो दुनिया में हजारों करोड़ों बातें हैं, पर उन्हें हम 4 टाइप से, 4 तरीके से बनाते हैं। जैसे सिंपल वाली बात, सिंपल वाली बात वो होती है जिसके अंदर नहीं, क्या, क्यों नहीं आता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती है, जिसमें कोई रुकावट ना हो। जैसे मैंने कहा, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो ये सब सिंपल बात है, मतलब सिंपल बात पता चल रही है। इसके अंदर नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इसे बोला सिंपल वाली बात। अब नहीं वाली बात का मतलब है जिसके अंदर नहीं आ जाए, जिस बात के बीच में नहीं आता हो उसे नहीं वाली बात बोलते हैं। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। इन बातों में आप सबको नोटिस करना है कि नहीं आ रहा है। मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं मेहनती नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं आगे। क्या वाली बात, क्या वाली बात का मतलब है जिसके शुरू में क्या है। क्या बोला मैंने, जिसके शुरू में आए। क्या बोला मैंने, जिसके शुरू में क्या आए। और इसे बनाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के। मतलब डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड, विल बी, विल हैव। मतलब ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट हैव, हैज़ टू, विल हैव टू, शुड, कुड, जितनी सारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। इन सबको हम जब शुरू में लगाते हैं तो सिंपल सा एक क्वेश्चन तैयार होता है जिसको हम क्या में पूछते हैं। जैसे मैंने पूछा, क्या तुम्हें किताब पसंद है, डू यू लाइक बुक। क्या तुम्हें घूमना पसंद है, डू यू लाइक विजिटिंग। क्या तुम्हें मोमोज पसंद है, डू यू लाइक मोमोज। तो यहाँ पर जो डू आ रहा है वो शुरू में आया है, तो इससे हमने क्या वाली क्वेश्चन को बनाया है। मतलब जब हिंदी में क्या शुरू में आता है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जिस बात के शुरू में क्या आता हो, इस लाइन को आपको लर्न करनी है। जिस बात के शुरू में क्या आता हो, क्या तुमने किताब पढ़ी, क्या तुमने खाना खा, क्या तुम खाना खा रहे हो। तो क्या शुरू में आ रहा है, क्या शुरू में आ रहा है। क्या तुमने किताब पढ़ी, तो देखो ई है, तो अब यहाँ पर तुमने आ रहा है, तो तुम के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हैव यू रेड द बुक, हैव यू रेड द बुक। क्या तुम खाना खा रहे हो, तो तुम, अब तुम क्या है, यू, ठीक है ना। और रहे हो से हमें क्या पता चल रहा है, कंटिन्यूस। और क्या शुरू में आ रहा है, तो पहले जो हेल्पिंग वर्ब है यू आर जो होना चाहिए, अब वो आर यू हो जाएगा। तो आर यू ईटिंग द फूड, आर यू ईटिंग द फूड। क्या आप खाना खा रहे हो, इस तरीके से। क्यों वाली बात का मतलब है WH फैमिली, मतलब वो सेंटेंस जिसके अंदर क्या, क्यों, तब, कैसे, कहाँ, किस लिए, कितना,
ये सब सेंटेंस के बीच में आए। कहाँ आए? सेंटेंस के बीच में आए। कहाँ आए? सेंटेंस के बीच में आए। कहाँ आए? सेंटेंस के बीच में। जैसे कि मैंने बोला जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, सब बात के बीच में आए। लाइन को याद रखना है, बात के बीच में आए हो। तुम क्यों खा रहे हो? तुम कैसे जा रहे हो? तुम क्यों खा रहे हो? तो क्यों कहाँ आया है? सेंटेंस के बीच में आया है। तुम कैसे जा रहे हो? कैसे कहाँ आया है? सेंटेंस के बीच में आया है। अमित क्या बोल रहा है? रोहन क्या खा रहा है? अमित कैसे जा रहा है? मोहित क्या कर रहा है? अब देखो ये क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है हिंदी में, शुरू में नहीं आ रहा। शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हिंदी क्या, क्यों, कैसे, कब बीच में आएगी, तो इसके लिए हम WH फैमिली का वर्ड लगाएंगे। हम WH फैमिली बाद में सीखेंगे। अभी हमें अपनी टेंशन कम करनी है। अभी हमें इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या चीज़ होती है और किस तरीके से होती है, फिर अगले वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। अभी हमने बातें सीखी, सिंपल वाली, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली। इसे इंग्लिश में सिंपल बोल सकते हैं, नहीं वाली को नेगेटिव बोल सकते हैं, क्या वाली को इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, क्यों वाली को डबल इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। बट इनकी मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है। आप ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल वाली, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली, याद रखो। सिंपल वाली, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली, मतलब कोई भी बात देखो तो आप ये समझ जाओ कि ये सिंपल वाली है, नहीं वाली है, क्या वाली है और क्यों वाली है। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कोई बात सिंपल है, उसमें नहीं, क्या, क्यों ना आ रहा हो तो हम उसे सिंपल कहेंगे। उसमें गलती से नहीं आ गया तो उसे हम नहीं वाली बात कहेंगे। उसके शुरू में क्या आ गया तो उसे क्या वाली बात कहेंगे। और किसी सेंटेंस के बीच में हिंदी में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आ गया तो उसे हम क्यों वाली बात कहेंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक है कॉमन फॉर्मूला, मतलब ऐसे तो इंग्लिश में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक फॉर्मूलों से ही है। तो उस एक मेन जो फॉर्मूला है उसको हम समझेंगे। उसको मैंने कॉमन फॉर्मूला नाम दिया है। एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा फॉर्मूला जो इंग्लिश में सभी रूल में लगे। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दोबारा बोलेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दुनिया की कोई सी भी बात हो, कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बनेंगी ये चार चीज़ें ही लग के। इन चार चीज़ों को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। इस रूल को हम छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से S ले लिया, यहाँ से H ले लिया, यहाँ से V ले लिया, तो इसे मैंने हेल्पिंग वर्ब बोल दिया और इस वाले को मैंने सब्जेक्ट बोल दिया। और यहाँ से M ले लिया, यहाँ से V, तो इसे मैंने मेन वर्ब बोल दिया। और यहाँ से O ले लिया तो इसे मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बोलेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। अब बात चार है तो रूल भी चार होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बात चार है तो रूल भी चार होने चाहिए। रूल भी चार होने चाहिए। तो देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल वाली बात का फॉर्मूला। अब नहीं वाली बात में नॉट जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आता है, थर्ड नंबर पे मेन वर्ब आता है, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आता है, थर्ड नंबर पे मेन वर्ब आता है, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये नहीं वाली बात का फॉर्मूला हो गया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या वाली, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या वाली बात में पहले आ जाता है। मैं जो पहले बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब क्या वाली बात में पहले आ जाता है। क्यों वाली बात का मतलब है WH फैमिली से। तो जिस सेंटेंस में WH फैमिली लगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आए और उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसे हम क्यों वाली बात का फॉर्मूला कहते हैं। चलते हैं आगे। अब हम एक एक करके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को समझेंगे। सब्जेक्ट, जिससे हमें काम करने वाले का पता चले, सबसे पहले इसे निकालो। मतलब किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट तो देखो। मैं स्कूल जाऊंगा, जैसे कौन जाएगा, कौन स्कूल जाएगा, मैं। तो मैं को
आई निकालो सबसे पहले, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो आई वी यू दे नेम्स, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ही शी इट नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। आई वी यू दे नेम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ही शी इट नेम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। बोलेंगे मेरे साथ, आई वी यू दे नेम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ही शी इट नेम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आई वी यू दे नेम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ही शी इट नेम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सिंपल मैंने बताया था सबसे पहले आपको, जिससे हमें टेंस का पता चले हिंदी में और इंग्लिश में। जैसे एक सेंटेंस है, हम उसमें देखते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, तो दा से हमें क्या पता चल रहा है, पहले हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी में हमें दा पता चल गया, और दा हमने देखा था, आप वीडियो में पीछे करके देख भी सकते हो। दा से हमें क्या पता चलता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस का पता चले, मतलब इस दा से हिंदी में हमें टेंस का पता चल गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस का पता चल गया। दा से क्या पता चल गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में अब हमें पता है फ्यूचर इंडेफिनिट में इंग्लिश में दा के लिए हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो विल लगा दिया हमने यहाँ पर, और फ्यूचर इंडेफिनिट इसे बोल दिया। इससे दो बात पता चली, एक टेंस का और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये जो वर्ड है ना, इससे हमें दो चीज़ों का पता चलता है, एक तो टेंस का और एक हेल्पिंग वर्ब का। पहले तो हमने उसका सिंपल टेंस पता कर लिया, जैसे ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और अब हमें ये भी पता है फ्यूचर इंडेफिनिट में इंग्लिश में क्या आता है, विल आता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। मेन वर्ब, क्या बोला मैंने, मेन वर्ब। किसी वाक्य में मेन का मतलब वो शब्द जिससे हमें कामता करने का जो काम हो रहा है उसका पता चले। जैसे मैं ये कहूँ, मैं खाता हूँ, तो क्या करता हूँ, खाता हूँ, खाने का काम करता हूँ। मैं सो रहा हूँ, क्या काम करता हूँ, सोने का काम करता हूँ। मैं हंसता हूँ, क्या काम करता हूँ, हंसने का काम करता हूँ। तो इन चीज़ों को मेन वर्ब कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, मैं स्कूल जाऊँगा, इस बात में जाऊँगा मेन वर्ब है, ठीक है ना। मतलब यहाँ काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। और ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, ये दो काम करता है, एक तो टेंस का पता भी बताता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी पता बताता है, और दूसरा मेन वर्ब का पता भी बताता है, मतलब क्या काम हो रहा है। इस बात में जाऊँगा मेन वर्ब है, और ये दो काम कर रहा है, ये जाने के बारे में बता रहा है। जैसे दा से हमें क्या पता चल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसे हम हेल्पिंग वर्ब का भी पता बता रहा है। किसका पता बता रहा है, HV, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी पता बता रहा है, जिससे हमें इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब आने में आसानी हो जाएगी। जैसे हमें अब हिंदी में पता चल गया दा का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हेल्पिंग वर्ब इसने हमें बता दिया, तो अब हम इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब लगाने में हमें आसानी हो जाएगी। हमें अब ये याद होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आता है। क्या बोला मैंने, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आता है। आगे चलते हैं। मेन वर्ब दो काम करता है, मैं जाता हूँ, हेल्पिंग वर्ब जाता हूँ। मेन वर्ब का मेन वर्ब पता चलता है ताहूँ से, मतलब इसके अंदर जो ताहूँ है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है ना। और इस पूरे जाता हूँ से हमें क्या पता चल रहा है, मेन वर्ब का। ध्यान दो बात को, ताहूँ से क्या पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और इस पूरे वर्ड से क्या पता चल रहा है, मेन। मतलब दो काम करता है ये, एक ताहूँ से हेल्पिंग वर्ब का, और जाता हूँ से मेन वर्ब का पता चलता है, और ताहूँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पता चल रहा है। हम इसका नाम भी बता सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमें यह भी पता होना चाहिए ताहू के साथ क्या आता है, मतलब डू डज आता है। अब आई के साथ क्या आता है, आई के साथ डू आता है। इसी तरीके से ये चीज़ भी मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। अब मेन वर्ब में हमेशा ना होता है, ठीक है ना। उसके अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं, ता लगा सकते हैं, रहा लगा सकते हैं, चुका लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं, आता है हिंदी में। मतलब ये सारे शब्द हिंदी में होते हैं। फर्स्ट वाले में ये होता है, उसमें ता लगा के भी बनाते हैं, रहा लगा के भी बनाते हैं, चुका लगा के भी बनाते हैं, और दा। अब मान ली किसी सेंटेंस में ता आ रहा है, तो आपको पता है ता के साथ V1 आता है। रहा आ रहा है तो आपको पता है रहा के साथ V4 आता है, और चुका आ रहा है तो आपको पता है V3 आता है। जाना, जाता, जा रहा हूँ, जा चुका हूँ, या जाऊँगा। अब इसमें क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ता में फर्स्ट फॉर्म आएगी, रहा में फोर्थ फॉर्म आएगी, चुका में थर्ड फॉर्म आएगी, और जाऊँगा में बताओ फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलते हैं आगे।
तो जैसा मैंने बताया, ना, ता, रहा, चुका, दा, ठीक है ना, ये जो शब्द हैं इनके हिसाब से आप क्या लगा सकते थे, देख करके फॉर्म लगा सकते थे। हिंदी में हम इन सब से क्या पहचान सकते हैं, टेंस पहचान सकते हैं। जैसे लास्ट में ना आ जाए, ता आ जाए, रहा आ जाए, चुका आ जाए, लास्ट में ये शब्द आते हैं और इससे हमें टेंस का पता चल जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हिंदी में तो ये बता देते हैं और इंग्लिश में ये बताते हैं। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड, विल बी, विल हैव, इन शब्दों से हमें टेंस का पता चलता है पर इंग्लिश में, और इन शब्दों से हिंदी में। मान लीजिए आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो और उनमें ये शब्द आएंगे तो आपको टेंस का पता चल जाएगा, आप उसका हिंदी में मीनिंग आसानी से समझ सकते हो। और मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो इन शब्दों से आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे ये ना है तो इसको 3 बार बोल सकते हो, ना, नी, ने। ता तो 3 बार, ता, ती, ते। रहा तो 3 बार, रहा, रही, रहे, 3 बार। चुका तो 3 बार, चुका, चुकी, चुके, 3 बार। दा तो 3 बार, दा, दी, दे, या होगा, होगी, होगे। और मैंने आपको ये भी बताया था, PPF मतलब है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। है से प्रेजेंट, पास्ट, पी से पास्ट और एफ से फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, PPF बोलना था। और ICP, आई का मतलब है ता, सी का मतलब है रहा और पी का मतलब है चुका। इसे हम 143 भी बोल सकते हैं। चुका यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ नहीं हुआ सही से। ICP बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप ये शॉर्ट पे अपनी कलाई पे लिख के इसे याद कर सकते हैं। ICP इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट। और PPF इसका मतलब है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे चलते हैं। ऊपर वाले शब्दों को हिंदी हो या इंग्लिश, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मतलब इसे या इसे, इन दोनों को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन शब्दों के अनुसार, इन हेल्पिंग वर्ब के अनुसार V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग करते हैं। पर अभी हमें सिर्फ 1, 4, 3 को फॉलो करना है। जैसे कि अब एक सेंटेंस तो समझते हैं। मैं खाना नहीं खाता था। क्या बोला मैंने? मैं खाना नहीं खाता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, एस, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे पीछे आओ, था से हमें क्या पता चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। क्या पता चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। और इस था से क्या हमें पता चल रहा है? मेन वर्ब का। नॉट तो नॉट है। इन तीनों के अलावा जो बचा उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं। सबसे पहले आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट हमेशा 3rd नंबर पे आता है। कभी कभी ये 4th नंबर पे चला जाता है जब 2 हेल्पिंग वर्ब साथ में आती हो, जैसे विल बी, ठीक है ना, विल हैव, तो इन दोनों के बीच में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा कोई सेंटेंस होता है तो ये इधर उधर हो जाता है, पर वैसे ये आता 3rd नंबर पे ही है। जैसे आई डिड नॉट ईट द फूड, तो ईट क्या है? मेन वर्ब, नॉट 3rd नंबर पे आ गया। डिड हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है और द फूड ऑब्जेक्ट है। अब द हमने फूड को इज्जत, रिस्पेक्ट देने के लिए लगाया है, ऑब्जेक्ट। मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, देख लिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से फ्यूचर इंडेफिनिट पता चल गया। और खाऊंगा पूरा बोलने पे मेन वर्ब पता चल रहा है, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है खाने का हो रहा है। तो सबसे पहले आई लिख लिया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब दा की क्या होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट में विल होती है, तो हमने विल ले लिया। और फिर उसके बाद नहीं वाली बात है तो 3rd नंबर पे नॉट ला लिया। और क्या काम कर रहा है? खाने का कर रहा है, तो ईट ले लिया। फिर उसके बाद खाने को हमने क्या बोल दिया? द फूड। आगे चलते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को समझेंगे। ऑब्जेक्ट ये कहता है कि वाक्य में से सब छांट लो, मतलब एक सेंटेंस में से सब कुछ छांट लो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसके बाद जो बचा उसे छोड़ दो। मतलब इन चीज़ों के अलावा जो बचा उसे डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दो। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं
आई हो गया। अब रहा हूँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो कंटिन्यू हुआ है, ठीक है ना, रहा हूँ तो कंटिन्यूस, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। अब कहाँ जाने की, अब इससे पूरा बोलने पे हमें क्या पता चल रहा है, जा रहा हूँ, मतलब जाने का काम करा है उसने, तो जा से जा रहा हूँ से गोइंग, तो हमने यहाँ पर फोर्थ फॉर्म लिख दिया गोइंग, ठीक है ना, आई एम गोइंग। अब इसके अलावा जो बचा उसे हमने स्कूल को डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दिया। अब यहाँ टू क्यों आया, गो के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके आगे तो उसके बीच में टू आता है, मतलब गो के आगे कोई शब्द होगा, स्कूल कॉलेज ये वो कुछ भी हो, तो इसके बीच में टू आएगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद ये जो बचा भाई साहब इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और गो के साथ ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब ये भी देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, गो के साथ ऑब्जेक्ट रहता है तो टू आता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब छांटने के बाद स्कूल बचा उसे डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, बचा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो इसको स्कूल को हमने ऑब्जेक्ट कहते हैं या कहा है। एक सेंटेंस और देखते हैं, मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो आई मतलब मैं सब्जेक्ट हो गया, और सबसे पीछे आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा, और सीखूं से हमें सीखने का पता चल रहा है, मतलब मेन वर्ब का, ठीक है ना। मतलब इन चीज़ों के अलावा जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ये हो गया आई, फिर उसके बाद दा से हमें क्या पता चल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा, दा फ्यूचर इंडेफिनिट लाता है, ता डू डज लाता है, रहा इज एम आर लाता है। अभी मैं बताता हूँ, दा से हमें फ्यूचर पता चल रहा है, विल, तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, और सीखूंगा से लर्न पता चल रहा है, मतलब कोई काम सीखूंगा, और इसके बाद जो बचा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद मैं ये एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज लाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर लाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव लाता है, पास्ट इंडेफिनिट डिड लाता है, पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर लाता है, पास्ट परफेक्ट हैड लाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट विल लाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी लाता है, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव लाता है। इस चीज़ को बार बार सुनना है आपको। अब मैं हिंदी टू इंग्लिश बोल रहा हूँ, मतलब ता है आए कहीं भी तो आपको डू डज समझना है, रहा है आए कहीं इज एम आर समझना है, चुका है आए कहीं तो हैज़ हैव समझना है, ठीक है। और ता था आए तो डिड समझना है, रहा था आए तो वॉज वर समझना है, चुका था आए तो हैड समझना है, दा आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट समझना है, विल समझना है, और रहा होगा आए तो विल भी समझना है, फ्यूचर कंटिन्यूस कहेंगे, और चुका होगा आए कहीं तो फ्यूचर परफेक्ट समझना है इसे, और इसके लिए हम विल हैव लगाते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर गिविंग मी टाइम, and like and subscribe my channel. Thank you so much.